हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि न सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इक्वली इम्पोर्टेंट अन्य एग्जाम्स के लिए भी है। हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इसमें संवैधानिक प्रावधान किए गए, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या इसके व्यापक लक्ष्य रखे गए हैं, साथ ही साथ इसे कब लागू किया गया। इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में जानेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान की। तो सन 2002 में हमारी संसद द्वारा 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत भाग 3, जो कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है, उसमें एक अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के बारे में था। यानी यह बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद है। तो अगर पूछा जाए कि शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दिया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में किया गया था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। बात करते हैं, इस अधिनियम का पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। जहाँ पर निःशुल्क से मतलब है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिए ना तो अभिभावक से ना ही बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क लेगी। यानी ना ही एडमिशन फीस ली जाएगी, ना ही उनसे किताबों का खर्चा लिया जाएगा, इवन ना तो उनसे ड्रेसेस का और ना ही खाने का कोई पैसा लिया जाएगा। यानी यह शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होगी। अनिवार्य से मतलब है यह ऑप्शनल नहीं हो सकता है कि बच्चों को हमें शिक्षा दिलानी या नहीं दिलानी है। अर्थात सरकार और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हर हाल में मुहैया कराएं। इसके लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। आगे देखते हैं। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसे पारित किया गया। साथ ही साथ 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इसे हस्ताक्षरित करके कानून बना दिया गया। अगर बात करें इसे कब पूरे भारत में लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में इसको लागू किया गया। तो ये याद रखने वाली बात है कि इसे लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। इसके अंतर्गत जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, जिनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है या मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर विकलांग बालों की बात करें, तो विकलांग बालकों के लिए ये 6 से 18 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना। तो इससे पहले शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने वाले 134 देश थे। यानी भारत 135वां देश था जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार माना, यानी बच्चों के लिए जरूरी माना इसे। बात करते हैं, RT एक्ट 2009 में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं एवं 1 अनुसूची शामिल है। तो अगर में आता है प्रश्न, तो हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी और होनी चाहिए कि इसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची शामिल है। अब बात करते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की। तो पहली है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। जैसा कि नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, तो अगर पूछा जाए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया जाता है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आगे है, मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के माता पिता का अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित न करने का 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि RTE एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत आता है। अर्थात ऊपर हम लोगों ने देखा था कि कंपलसरी एजुकेशन कहा गया है इसको, जिसमें सरकार के लिए कंपलसरी है, साथ ही साथ अभिभावक के लिए भी कंपलसरी है। तो यही मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों के लिए जोड़ा गया 51A के अंतर्गत, जिसमें कहा गया कि आप अपने बच्चों को कम से कम जो प्राथमिक शिक्षा है वो मुहैया कराएं, ये आपका मूल कर्तव्य होगा। आगे बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में व्यवस्था की जाए। यानी इन स्कूलों की स्थापना की जाए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की, जो कि बच्चों की पहुंच के दायरे में हो। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक विद्यालय
3 किलोमीटर के दायरे में हो। यह धारा 6 के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं। यह अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों पर लागू होता है। तो अगर पूछा जाए कि किस कक्षाओं के लिए है, तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए। किस उम्र तक के लिए है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। किन विद्यालयों पर लागू होता है? तो सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों पर इसे लागू किया जाता है। आगे बात की जाती है कि आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये व्यवस्था सरकार करेगी। अर्थात जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है 6 साल से पहले की, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ये व्यवस्था धारा 11 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो अगली है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें कम से कम 25% सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई। किन बच्चों के लिए? जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए आरक्षित उस जो संस्था है उसको रखनी पड़ेंगी। यानी कोई भी संस्था 100% सीट्स नहीं भर सकती है, 25% सीटें उसे कमजोर बच्चों के लिए रिजर्व रखनी पड़ेंगी। अगर वो इन सीट्स को भी भर लेते हैं तो उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये धारा 12 के अंतर्गत आता है। कक्षा 8 तक के किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये था कि बच्चे क्योंकि फेल होने की वजह से डिमोटिवेट हो जाते थे और विद्यालय छोड़ देते थे, जिससे कि जो बुनियादी शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा, उससे वंचित रह जाते थे। तो ये नियम जोड़ा गया कि अब बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, ना ही कक्षा 5 में और ना ही कक्षा 8 में। उनको आगे प्रमोट किया जाएगा ताकि उनका मनोबल ना गिरे और वो अपनी शिक्षा को कम से कम बेसिक को पूरा कर पाएं। आगे देखते हैं। किसी भी बच्चे को विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता है। संस्था किसी भी बच्चे को विद्यालय से बाहर नहीं निकाल सकती है किसी भी कंडीशन में। आगे बात करते हैं। लिंग, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी संस्था या कोई भी गवर्नमेंट बच्चों के साथ लिंग, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यानी प्राथमिक शिक्षा में ये कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती है। आगे देखते हैं। लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का प्रबंध करता है ये आरटी एक्ट। आरटी एक्ट कहता है कि प्रत्येक स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों की व्यवस्था हो और साथ ही साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आगे देखते हैं। टीसी या बर्थ सर्टिफिकेट न होने पर भी बालक की शैक्षिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। होता है क्या है कि जब बच्चा अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर नहीं आता है तो उसका एडमिशन नहीं किया जाता है, या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो एडमिशन नहीं लिया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट के ना होने पर बच्चे के ना तो एडमिशन को रोका जाएगा और ना ही उसको रिलीव करने से मना किया जाएगा। यानी बच्चे को हर हाल में आगे के लिए शिक्षा मिले, इसके लिए उसको बढ़ाया जाएगा, रोका नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं। अनामांकित बच्चों को सर्वप्रथम उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश एवं विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था। इसका मतलब हुआ जो बच्चे नामांकन कराने से यानी स्कूल में एनरोलमेंट नहीं करा पाते हैं और छूट जाते हैं, जो घर पे रहते हैं और 6 से 14 वर्ष तक के अंतर्गत आते हैं, उन बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार करेगी, संस्था करेगी। अर्थात उनकी जो उम्र होगी उसके अकॉर्डिंग कक्षा में दाखिला दिया जाएगा और जो पीछे का छूटा हुआ है उसका प्रशिक्षण भी वो संस्था कराएगी। आगे देखते हैं। बच्चों को शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना देने पर पूर्णता प्रतिबंध। धारा 17 के अंतर्गत ये बात कही जाती है। यानी आप बच्चे को किसी भी तरह से ना तो मेंटल हैरेसमेंट किया जाएगा, ना ही फिजिकल उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इस पर पूर्णता प्रतिबंध लगाता है ये अधिनियम। आगे देखते हैं। आरटी एक्ट के क्रियान्वयन में खर्च जो होगा वो केंद्र व राज्य का 65:35 और पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 का होगा। यानी कि जो राज्य हैं और केंद्र हैं उनमें खर्चों का बंटवारा भी किया गया है। तो केंद्र 65 और राज्य 35 के अनुपात में खर्चा देंगे और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें केंद्र 90 और राज्य 10 के अकॉर्डिंग खर्चे का व्यवस्था करेंगे। आगे देखते हैं। विद्यालय के अनुदान एवं व्यय का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का होगा। समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें एक अध्यक्ष एवं एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष होंगे। इसमें 50% महिलाएं अवश्य होंगी। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि विद्यालय के जो भी खर्चे होते हैं या जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं उसको एक विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जिसमें 15 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें जो प्रधानाध्यापक होता है वो पदेन सचिव होता है उस समिति का, और
जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो उसी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के ही अभिभावक होते हैं। इससे सुनिश्चित किया गया कि कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी इसमें। आगे बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात को भी ये आरटी एक्ट डिस्क्राइब करता है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी का जो अनुपात होगा वो 1:30 होगा, अर्थात 30 छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात होगा वो 1:35 होगा, अर्थात 35 छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। इसमें जब छात्र संख्या अगर 200 से अधिक हो जाती है तो ये अनुपात प्राथमिक स्तर के लिए 1:40 हो सकता है। वहीं पर एक बात और कही गई है कि प्राथमिक स्तर पर अगर 150 छात्र से अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर 5 तो अध्यापक होंगे, साथ ही साथ एक प्रधानाध्यापक की भी नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर छात्र और शिक्षक के अनुपात की चर्चा भी आरटी एक्ट करता है। आगे देखते हैं, न्यूनतम कार्य दिवस प्राथमिक स्तर 200 दिवस यानी 800 घंटे और उच्च प्राथमिक में 220 दिवस यानी 1000 घंटे की बात करता है। तो अगर पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए कितने कार्य दिवसों की बात होती है तो 200 कार्य दिवस की बात होती है। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर में 220 कार्य दिवस की बात की जाती है। अगर घंटों की बात करें तो 800 घंटों की बात की जाती है प्राथमिक के लिए और 1000 घंटे की बात की जाती है उच्च प्राथमिक के लिए। प्रति सप्ताह न्यूनतम शिक्षण कार्य की बात करें तो 45 घंटे का समय रखा गया है, यानी एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे का समय शिक्षक के लिए रखा गया है। इस अधिनियम के व्यापक लक्ष्यों की बात कर लेते हैं। चाहे एनसीएफ हो, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या आरटी एक्ट हो, सभी बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, अर्थात बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छी तरह से हो पाए। एक संस्था और एक सरकार की ये पूर्णतः जिम्मेदारी होती है कि उसके सभी विकास अच्छे से सुचारू रूप से किसी भी विद्यालय में हो पाएं। अगला है बच्चे के ज्ञान एवं अन्य कौशलों का निर्माण करना। जैसा कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तो इसलिए यहाँ पर बच्चों के ज्ञान निर्माण और उसके अंदर विभिन्न कौशलों का निर्माण करना सुनिश्चित हो, वो एक्टिव होके अपने विभिन्न प्रकार के कौशलों को डेवलप कर पाए, अपने अंदर जो योग्यताएं छिपी हैं उनको बाहर निकाल पाए, इसकी व्यवस्था विद्यालय में की जाए। आगे है बाल केंद्रित क्रियाकलापों के द्वारा प्रकटीकरण तथा खेल द्वारा शिक्षण। देखिए, जैसा कि बालक बहुत ही एक्टिव होता है तो वो चीज़ों को करने में रुचि लेता है, तो हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए विद्यालयों में कि बच्चा एक्टिव होके क्रियाकलाप करे और जिससे कि उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं बाहर आएँ, उसके अंदर कुछ नया करने की क्षमता है वो हमें दिखे। खेल द्वारा शिक्षण का मतलब होता है जब बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है तो बहुत ही रुचि लेता है और काम को बड़े मनोयोग से करता है। अगला है शारीरिक मानसिक योग्यता का विकास करना। बच्चे की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास करना विद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चों को अच्छी तरह से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दे जिससे कि उनका मानसिक और शारीरिक विकास सुचारू रूप से हो पाए। अगला है बालक को चिंता मुक्त बनाना। बच्चे को हमें किसी भी प्रकार से भय दिखाकर कक्षा में नहीं रखना है, ना ही उसको होमवर्क का भय दिखाना है, ना ही उसको मार या डर का भय दिखाना है। इसीलिए यहाँ पर दंडमुक्त शिक्षा की बात कही जाती है। तो बच्चे को भयमुक्त एक नेचुरल एनवायरनमेंट देकर हमें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला है शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो सके बालक की मातृभाषा हो। देखिए, बच्चा अब जब भी प्राथमिक कक्षा में आता है तो एक पूंजी भाषा की लेकर आता है जो कि उसकी मातृभाषा होती है। हम उसी मातृभाषा के माध्यम से उसको आगे जो चीज़ें सिखानी या उसको जो बतानी होती हैं उसी से जोड़ कर आगे बताते हैं। तो शुरुआत उसकी मातृभाषा में हो तो बालक सहज महसूस करता है और पढ़ाने में उसको बहुत ही आसानी हो जाती है, चीज़ें बताने में उसको आसानी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बालक की मातृभाषा को प्रमुखता दी जाए। शिक्षकों द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाए। जैसा कि कहा जाता है कि जो मूल्यांकन है वो हमेशा होते रहना चाहिए। सतत का मतलब होता है जो प्रत्येक समय चलता रहे। बच्चे का कक्षा के शिक्षण के दौरान भी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ परीक्षाएं ली जाएं, सत्र परीक्षाएं ली जाएं, वार्षिक परीक्षाएं ली जाएं और तभी बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। बच्चे का आकलन हमेशा चलते रहना चाहिए और जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि उसको क्या ज़रूरत है, क्या उसके अंदर कमियां हैं, ताकि हम उसको उस अपनी शिक्षण रणनीतियों को उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर पाएं। व्यापक से मतलब होता है कि मूल्यांकन सिर्फ कुछ पहलुओं को लेकर नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट का होना चाहिए, अर्थात वह बच्चे की सभी
पहलुओं को फोकस करे, सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करे, ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए कि उसमें सिर्फ भाषाई योग्यता की ही नहीं, सिर्फ गणितीय योग्यता की नहीं, उसके कौशलों की भी चर्चा करे, उसके अंदर जो छिपी हुई कुछ योग्यताएं हैं उनकी भी बात करे। ऐसा मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। आगे बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना। जैसा कि बच्चे कई सारे पृष्ठभूमि के आते हैं, जहां पर कुछ शारीरिक रूप से भी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इन सभी बच्चों के लिए विद्यालय में व्यवस्था की जाए कि उनको समावेशीकरण के अंतर्गत पढ़ने का अवसर मिल सके। इस तरह की व्यवस्था समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है, जहां पर सबको समान रूप से शिक्षा उपलब्ध हो सके। तो आरटी एक्ट इन सब की व्यवस्था करता है। थैंक यू।